हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं एसआरए। तो हम देखते हैं बेनेस्ट अनुतोष अधिनियम 1963। ये एक्ट हम रिवीजन बेस पे देखते हैं, तो जल्दी जल्दी इम्पोर्टेंट सेक्शन हम करते हुए चलेंगे। ये एक्ट बना था 1963 में बना था, तब ये एक्ट 47वें नंबर का था। मतलब इससे पहले 46 एक्ट आपके बन चुके थे और ये एक्ट बना था, ये 47वें नंबर का एक्ट था। और ये बन के तैयार हुआ था आपका 13 दिसंबर 1963 को ये बन के तैयार हो गया था ये एक्ट। इस एक्ट में 42 हमारे सेक्शन हैं, 42 सेक्शन है और चैप्टर हैं हमारे 8 इसमें चैप्टर हैं। तो इसमें हम इम्पोर्टेंट सेक्शन देखते हैं। और ये जब बन के तैयार हो गया था 13 दिसंबर 1963 को, और ये लागू कब हुआ था? तो ये लागू हुआ था 1 मार्च 1964 को ये लागू हो गया था। 1 मार्च 1964 को ये लागू हो गया था। ठीक है। और इसमें सेक्शन है हमारे 44, जिसमें हमारा 44 सेक्शन है, जिसमें हमारे 43-44 हमारे रिपील हो चुके हैं। ठीक है। और ये इसमें 47 अधिनियम संख्या हमारी 47 है और ये संपूर्ण भारत का प्रभावी है। तो हम अब इसका पहला सेक्शन देखते हैं। अब हम देखते हैं पहले ये बना क्यों था। तो कह रहा कतिपय प्रकारों के विनिष्ट अनुच्छेद से संबंधित विधि को परिभाषित और संशोधित करने के लिए बनाया गया था। अब देखते हैं आगे। अब आ जाता है भाग फर्स्ट। भाग फर्स्ट कहता है प्रारंभिक। इसमें पहला सेक्शन है। पहला सेक्शन बताता है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। तो इसमें 3 क्लॉज हैं। पहला क्लॉज कहता है कि इसका नाम क्या होगा? विनिष्ट अनुच्छेद अधिनियम 1963 होगा। दूसरा कह रहा है ये संपूर्ण भारत पर लागू होगा। तीसरा कह रहा है ये उस तारीख को प्रवृत्त होगा जिस दिन केंद्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत कर दे, उस दिन ये लागू हो जाएगा। अब आ जाते हैं डेफिनेशन। तो इसमें डेफिनेशन दे रखी हैं। तो इसमें हमारी 4 डेफिनेशन है। तो पहली डेफिनेशन देखते हैं बाध्यता। तो बाध्यता के अंतर्गत तो कह रहा है विधि द्वारा प्रवर्तन हर कर्तव्य आता है। जो विधि द्वारा लागू किया गया हो, विधि द्वारा जो बताया गया कर्तव्य हो, तो ये कह रहा बाध्यता के अंतर्गत विधि द्वारा प्रवर्तनीय हर एक कर्तव्य आता है, वो आता है हमारे बाध्यता के अंतर्गत। अब व्यवस्थापन क्या है? तो ये कह रहा है भारतीय उत्तराधिकारी अधिनियम 1925 के द्वारा यथा परिभाषित बिल अथवा पूर्वपत्र से भिन्न, ये चीज़ बताएंगे, इससे भिन्न ऐसी लिखित व्यवस्थापन क्या? ऐसी लिखित जिसके द्वारा जंगम या स्थावर संपत्ति में की क्रमवृद्धि हितों के गंतव्य अथवा न्यायान्वयन के वर्णित किया जाता है या उसका वर्णित किया जाना कारित है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापन। मतलब जो जंगम संपत्ति है या स्थावर संपत्ति है, उसको गंतव्य उसके न्यायगमन या वर्णित किया जाना, या तो न्यायगमन को या वर्णित किया जाना, उसके वर्णित किया जाने कारित किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? व्यवस्थापन कहते हैं। अब आ जाता है न्यास क्या है? तो ये बता रहा है जो हमारे, तो ये क्या बता रहा है? भारतीय न्याय अधिनियम 1982 में जो बताया गया है, तो वो ही जो न्यासी बताया गया वो उस न्यासी को ही हम यहाँ न्यासी बताएंगे, न्यास बताएंगे। अब आते हैं न्यासी। तो न्यासी क्या है? तो कह रहा है न्यासी के अंतर्गत हर ऐसा व्यक्ति आता है जो संपत्ति का न्यासतय धारण करता है। जो न्यासतय धारण करेगा जो व्यक्ति उस संपत्ति को, उसे हम न्यासी कहेंगे। और न्यास कहाँ बताया गया है? तो ये कह रहा है भारतीय न्यास अधिनियम 1882 में जो बताया गया है न्यास, वही न्यास यहाँ मान्य है। तो ये हमारे हो गए थे ट्रस्ट और ट्रस्टी। आगे अब हम इम्पोर्टेंट देखेंगे। तो अब आ जाते हैं हम सेविंग्स में। तो ये सेविंग्स में क्या कहता है? तो ये कह रहा है एतमिक अन्यथा प्रबंधन के सिवाय इस अधिनियम की किसी भी बात से यह नहीं समझा जाएगा कि वह पहला किसी व्यक्ति को विनिष्ट पालन से भिन्न अनुच्छेद के किसी ऐसे अधिकार से जो वह किसी संविदा के अधीन रखता हो वंचित किया जाएगा। तो ये कह रहा है संविदा के अधीन कोई अनुच्छेद हो तो उसे यह एक्ट प्रभावित नहीं करता है। पहला क्लॉज कह रहा है। दूसरा क्लॉज क्या कह रहा है? तो ये कह रहा है रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 को यह एक्ट प्रभावित नहीं करेगा। पहले में कह दिया है तो जो संविदा अधिनियम है उसमें अगर कोई अनुच्छेद दे रखा है उसे प्रभावित नहीं करेगा। सेकंड में ये कह दिया कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 है, अगर उसमें कुछ दे रखा है उसे प्रभावित नहीं करेगा। अब आ जाते हैं आगे। अब आ जाते हैं सेक्शन 4।
सेक्शन 4 कह रहा है विनिष्ट अनुतोष का बेनित सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदित किया जाना, दंडित विधिक प्रवर्तन के लिए नहीं। तो ये कह रहा है कि जो अनुतोष दिया जाएगा वो सिविल जो व्यक्तिगत कानून है या सिविल अधिकार है उनके लिए ही प्रदान किया जाएगा, दंडित विधि के लिए नहीं किया जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है विनिष्ट अनुतोष व्यक्तिगत और सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए प्रयोज्य ही अनुदित किया जाएगा, ना कि कोई दंड विधि के प्रवर्तन की प्रयोजन मात्र के लिए। तो ये क्या कह रहा है, सिविल लॉ के लिए ही किया जाएगा, व्यक्तिगत कोई अधिकार व्यक्तिगत या सिविल लॉ के लिए किया जाएगा, दांडिक विधि के लिए नहीं किया जाएगा। अब आ जाते हैं चैप्टर 2 पार्ट 2 बताता है विनित अनुतोष के बारे में। अब हमारा यहाँ चैप्टर 1 शुरू होता है। ये बताता है संपत्ति के कब्जे का प्रदूकरण मतलब रिकवरी। अब पहला सेक्शन 5 कहता है विनिष्ट स्थावर संपत्ति का प्रदूतीकरण। तो ये कहता है जो व्यक्ति किसी विनिष्ट स्थावर संपत्ति के कब्जे का हकदार, अगर कोई व्यक्ति है जो स्थावर संपत्ति है उसका कोई हकदार अगर व्यक्ति है, वह सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा उपबंधित प्रकार से उसका प्रदूतीकरण कर सके। तो ये कह रहा है अगर कोई कब्जे का हकदार कोई व्यक्ति है, मतलब कब्जे का हकदार या टाइटल वाला कोई व्यक्ति है, वो क्या कर सकता है, CPC से जाकर अपना जो संपत्ति है उसकी रिकवरी करा सकता है। ये बताता है हमारा सेक्शन 5। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 6। सेक्शन 6 बताता है स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति के द्वारा वाद। तो ये कह रहा है अब ये 6 बताता है कि स्थावर संपत्ति है उससे कोई बेकब्जा कर दिया गया तब वो व्यक्ति क्या करेगा। तो पहला बताता है क्लॉज कहता है इसमें यदि कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के बिना स्थावर संपत्ति से विधि के समय के अनुक्रम में अन्यथा बेकब्जा कर दिया गया है, कोई ऐसा व्यक्ति जिसके माध्यम से उसका कब्जा रहा, उससे व्युत्पन्न अधिकार द्वारा दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी अन्य ऐसे हक होते हुए भी जो बाद में खड़ा किया जा सके उसका कब्जा द्वारा प्रदत्त कर सकेगा। तो ये कह रहा है कोई व्यक्ति अपनी स्थावर संपत्ति से विधि के समय के अनुक्रम के बिना, मतलब विधि का समय का अनुक्रम मतलब विधि के द्वारा नहीं, बिना विधि के बिना बेकब्जा कर दिया गया, तो ऐसा व्यक्ति अपने कब्जे के लिए क्या कर सकता है, पुनः प्राप्ति के लिए वाद ला सकेगा। पहला क्लॉज में कह दिया। सेकंड क्लॉज ये कह रहा है कि इस धारा के अधीन कोई वाद कब लाया जाएगा। तो बता रहा है इस धारा के अधीन कोई वाद, पहला क्लॉज बताता है बेकब्जा किए जाने की तारीख से 6 मास के अवसान के पश्चात या सरकार के विरुद्ध नहीं लाया जाए। तो ये क्या बता रहा है कि अगर कोई व्यक्ति है तो वो कब तक केस ला सकता है, अगर उसे बेकब्जा कर दिया गया तो 6 महीने के अंदर केस ला सकता है और सरकार के विरुद्ध नहीं ला सकता। ठीक है, केस नहीं ला सकता। अब आ जाते हैं हमारे क्लॉज थर्ड। क्लॉज थर्ड क्या कह रहा है, तो क्लॉज थर्ड कहता है इस धारा के अधीन संचित किसी भी बाद में पारित किसी भी आदेश या डिग्री से ना तो कोई अपील होगी और ना ही ऐसी किसी आदेश या डिग्री का कोई पुनर्वलोकन नियम ज्ञात है। तो ये कह रहा है थर्ड, ना तो जो सेक्शन 6 में है कोई आदेश या डिग्री की जाएगी उसकी ना अपील की जाएगी ना उसका पुनर्वलोकन होगा। ये काफ़ी याद करने योग्य बात है। तो हमारे सेक्शन 6 के क्लॉज थर्ड में कहता है कि अगर इस धारा के अंदर कोई अगर डिग्री आदेश दिया गया है तो ना उसकी अपील होगी ना उसका पुनर्विलोकन होगा और पुनरीक्षण आप करा सकते हैं। अब आ जाते हैं क्लॉज 4। क्लॉज 4 क्या कहता है, क्लॉज 4 कह रहा है इस धारा की कोई भी बात किसी भी व्यक्ति को ऐसी संपत्ति पर अपना हक स्थापित करने के लिए बाद लाने से और उसके कब्जे को प्रदूषित करने से वर्जित नहीं करेगी। तो ये कह रहा है जो सेक्शन 5 में बाद का अधिकार बना रहेगा उसके अधिकार को क्या नहीं करेगी, वर्जित नहीं करेगी। सेक्शन 5 पर अपना केस ला सकता है, उसको ये नहीं रोकेगी। ये कह रहा है क्लॉज हमारा 4। अब आ जाते हैं हमारा 7 में। 7 कह रहा है विनिष्ट जंगम संपत्ति के प्रदूषीकरण के लिए बात। तो ये जंगम संपत्ति के लिए बता रहा है, ऊपर स्थावर संपत्ति के लिए बता रहा था। तो ये कह रहा है जो व्यक्ति किसी विनिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार हो वह सिविल प्रक्रिया संहिता के उपबंधों प्रकारों से प्रदूषीकरण कर सकेगा। मतलब अगर कोई हकदार व्यक्ति है उस जंगम संपत्ति के कब्जे का कोई हकदार व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, CPC में जाकर केस डाल सकता है अपनी संपत्ति की रिकवरी के लिए। तो क्या कह रहा है, विनिष्ट जंगम संपत्ति के कब्जे का हकदार व्यक्ति CPC के अनुसार कब्जा प्राप्ति के बाद ला सकेगा। ये कह रहा है पहला। इसमें अब एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो पहला दूसरा 2 है, तो पहला देखते हैं। पहला कह रहा है न्यासी ऐसी जंगम संपत्ति के कब्जे के लिए इस धारा के अधीन बाल ला सकेगा जिसमें के फायदेप्रद हेतु हुआ व्यक्ति हकदार हो जिसके लिए वह न्यासी है। तो यह क्या कह रहा है, और कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी संपत्ति का अगर न्यासी व्यक्ति है तो वो क्या कर सकता है, ट्रस्टी बाद ला सकता है, किस ट्रस्टी भी बाद ला सकता है इस संपत्ति पर। दूसरा कह रहा है, दूसरा स्पष्टीकरण कह रहा है
जंगम संपत्ति पर वर्तमान कब्जे का कोई विशेष या अस्थायी अधिकार इस धारा के अधीन बाद के समर्थन के लिए पर्याप्त है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि जंगम संपत्ति पर वर्तमान या विशेष अस्थायी अधिकार इस बाद के समर्थन के लिए क्या है, पर्याप्त है। ये माना जाएगा कि हाँ इसका कब्जा है, या तो वर्तमान में जंगम संपत्ति पर वर्तमान में या विशेष अस्थायी अधिकार इस बात के लिए क्या समर्थन के लिए पर्याप्त माना जाएगा। ये कह दिया हमारे स्पष्टीकरण में। अब आ जाते हैं हमारा सेक्शन 8। सेक्शन 8 हमारा क्या कहता है, तो सेक्शन 8 कह रहा है जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्ति को जो बेहद कब्जे के हकदार है प्रदत्त करने का दायित्व। तो ये कह रहा है कोई संपत्ति है उस पर एक व्यक्ति का कब्जा तो है पर उसका क्या है, वो स्वामी नहीं है, तब उससे क्या कहा जाएगा कि जो व्यक्ति कब्जे का हकदार व्यक्ति है उसे क्या करे, उसका कब्जा लौटाए। तो ये सेक्शन 8 बताता है। तो सेक्शन 8 कहता है जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्ति को जो अविवाहित कब्जे के हकदार हैं, मतलब जो कब्जे रखने के हकदार व्यक्ति हैं, उन्हें क्या करेगा, उन्हें प्रदत्त करने का दायित्व होगा, उसको उसे वापस करना होगा। तो ये पहला बताता है इसमें कोई भी व्यक्ति जिसका जंगम संपत्ति किसी भी विशिष्ट वस्तु या कब्जा अथवा नियंत्रण है जिसका वह स्वामी नहीं है। तो ये बता दिया कि जो उसका वो कब्जा तो है पर वो स्वामी नहीं है, वह उसके वर्णित कब्जे के हकदार व्यक्ति से निम्नलिखित दशाओं में विनिष्ट प्रदान करने के लिए क्या कर सकता है, विवश किया जा सकेगा। ठीक है। तो पहला कह रहा है जबकि दावाकृत वस्तु प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या न्यासी के रूप में धारित करता हो। अगर वो जबकि दावाकृत वस्तु है वो प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या तो वादी के अभिकर्ता अथवा न्यासी के रूप में अगर धारण की है तो फिर क्या करा जाएगा, उसे वापस करने का हकदार होगा। दूसरा बता रहा है जबकि दावाकृत वस्तु की हानि के लिए धन के रूप में प्रतिकर वादी का यथायोग्य अनुतोष ना पहुंचता हो, ठीक है, तब भी क्या करोगे, वापस करोगे। सी कह रहा है जबकि उसी हानि से कारित वास्तविक नुकसानी का अभिनिश्चय करना अत्यंत कठिन हो, तब भी क्या होगा, वापस करोगे। घा कह रहा है जबकि दावाकृत वस्तु का कब्जा वादी के पास सदोषतः आंतरिक कराया गया हो, तब भी क्या करोगे, आप वापस करोगे। तो इसमें बता दिया। तो अब एक बार और देख लेते हैं ये क्या कह रहा है। तो सेक्शन हमारा 8 कहता है, तो हम इसे रिवीजन कर लेते हैं कि सेक्शन 8 कह रहा है जिस व्यक्ति का कब्जा है किंतु स्वामी के नाते नहीं है, उसका उन व्यक्तियों को जो अविवाहित कब्जे के हकदार हैं प्रदत्त करने का क्या होगा, उसका दायित्व होगा। तो पहला इसमें ये बता दिया कि जिसका कब्जा नहीं, जो हकदार व्यक्ति नहीं है पर उसका कब्जा है, तो उसे क्या कहा जाएगा कि जो हकदार व्यक्ति है उसे क्या करो, कब्जा दो उसे। अब कह रहा दावतकृत जंगम संपत्ति का कब्जा जिस व्यक्ति के पास है उसे उस संपत्ति का तत्काल हकदार व्यक्ति को अंतरित करने का आदेश दिया जाएगा। ये हमारा कह दिया इसमें। अब इसमें बता रहे कब दिया जाएगा। तो कह रहा प्रतिवादी द्वारा वादी के अभिकर्ता या नासी के रूप में व्यवस्था धारण की हो तो क्या करेगा, वो कब्जा देगा। वादी के पक्ष में वस्तु का धन संबंधी अनुतोष पर्याप्त न हो तो क्या करेगा, कब्जा देगा। वास्तविक नुकसानी की कीमत लगाना अत्यंत कठिन हो गया हो तब भी करेगा। अब इसमें आगे दे रखा है प्रतिवादी की दावाकृत वस्तु का कब्जा दोषपूर्ण तरीके से लिया गया हो तब भी क्या करेगा, वो उसे वापस करेगा। अब इसमें स्पष्टीकरण है। स्पष्टीकरण कह रहा है जब तक और जहाँ तक तत्पर साबित न किया जाए इस धारा की खंड बी और सी में अधीन दावाकृत जंगम संपत्ति किसी वस्तु के बारे में न्यायालय यथास्थिति यह उपधारित करेगी। तो क्या उपधारित करेगी कि न्यायालय उसकी उपधारणा करेगी, प्रतिवादी ने दावाकृत वस्तु का कब्जा दोषपूर्ण तरीके से लिया हो, ये उपधारित करेगी। अब आ जाते हैं हम चैप्टर 2। चैप्टर 2 कहता है हमारा संविधान का विनिर्दिष्ट पालन। ठीक है। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 9। सेक्शन 9 कहता है संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षा है। तो अब ये कह रहा है कि जो प्रतिरक्षा के बारे में बताता है सेक्शन 9। तो सेक्शन 9 का मतलब ये है संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षा है। तो ये कह रहा है अंदर कि जो प्रतिवादी को संविदा पालन से प्रतिरक्षा का अधिकार प्रदान करता है तो वो अधिकार यहाँ भी होगा। हाँ, तो ये कह रहा है आकस्मिक अन्यथा वो बंधन के सिवाय जहाँ की किसी संविदा के बारे में किसी अनुतोष का दावा इस अध्याय के अधीन किया जाए वहाँ वह व्यक्ति जिसके विरुद्ध उस अनुतोष का दावा किया जाए किसी भी ऐसे आधार का अभिवचन प्रतिरक्षा के तौर पर कर सकेगा जो उसे संविदाओं
से संबंधित किसी भी विधि के अधीन उपलब्ध हो। आगे आगे देखते हैं हम सेक्शन 10। सेक्शन 10 हमारा क्या कह रहा है,